हैं वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि दो ध्रुवी बताए जाते हैं और खास करके दो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई देखने को मिल सकती है। इस बार के चुनाव की बात की जाए तो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि दावे भी हो रहे हैं, मुद्दों की बात भी हो रही है, लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से एनडीए फोल्डर की बात करें तो बीजेपी के साथ आजसू दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर गठबंधन दल की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि कई दलों को मिलाकर गठबंधन अपनी तैयारी में जुट गया है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार गठबंधन में राज्य की बातचीत की जाए तो जिस तरीके से जेएमएम के साथ कांग्रेस और आरजेडी हैं, उनके साथ लेफ्ट है, तो ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर भी एक बार राजनीतिक जगत में नई चर्चा तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। तमाम चीजें किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि आरजेडी की तरफ से लगातार इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि उनकी पैठ कई ऐसे इलाकों में है जहां पर उनकी जीत हो सकती है, उनका वहां पे कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति बनाने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में एक बार नई राजनीति फिर से एक बार सामने आ सकती है और गठबंधन दल के तमाम लोग इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। जरा एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि आखिर किस तरीके से गठबंधन में अब सीटों को लेकर बातचीत की जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव के ठीक पहले आकलन किया जाए कि कौन से दल को कितना सीट मिल पाएगा, कौन से प्रत्याशी कहां से लड़ाई लड़ेंगे, और साथ साथ यह भी कहा जाएगा कि गठबंधन एकजुटता दिखा पाएगी या नहीं दिखा पाएगी। कांग्रेस क्या कहता है उनकी बातों पर हम नहीं चलेंगे, हमारा संगठन नहीं चलेगा, वो हमारे मालिक नहीं न है। हम उनको बताते चले हैं कि इन सीटों पर हमारा ये कैंडिडेट है। हम जेएमएम और कांग्रेस की बात पर नहीं चलेंगे। जेएमएम और कांग्रेस हमारे मालिक नहीं हैं। ये बोली, ये तेवर, ये तलखी और ये मिजाज किसी बीजेपी नेता के नहीं, बल्कि जेएमएम और कांग्रेस को आंखें तरेरते जनाब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव हैं। सूबे में विधानसभा चुनाव के 5 महीने से भी कम समय बचे हैं। हेमंत सोरेन सत्ता के शीर्ष पर दोबारा काबिज हो चुके हैं। उनकी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जाए। लिहाजा लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी इंडिया गठबंधन को पिरोने का सिलसिला जारी है, लेकिन आरजेडी का खेमा अलग ही गुल खिलाने में लगा है। शनिवार को झारखंड आरजेडी का कुनबा मीडिया के सामने सिर्फ ये कहने आया कि विधानसभा चुनाव में तैयारी 22 सीटों पर है। 22 सीटों पर उम्मीदवार भी तय हो चुके हैं, सिर्फ पार्टी सुप्रीमो लालू यादव की मोहर लगनी बाकी है। अंतिम निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही लेना है। हमने कहा है कि हमारा 22 सीट सिलेक्ट है, उम्मीदवार भी हमारा सिलेक्ट है। हम संगठन के कस्टोडियन होने के नाते हम उस पर कायम हैं। बाकी जो निर्णय हम यहाँ से भेजेंगे हमारे प्रभारी महोदय लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लेंगे। संजय सिंह यादव से पूछा गया कि झारखंड में फिलहाल सत्यानंद भोक्ता ही आरजेडी के इकलौते विधायक हैं, कल तक मंत्री भी थे, हेमंत सोरेन के नए कैबिनेट में फिर से मंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव में भी पलामू की सीट आरजेडी को मिली थी, फिर बिना गठबंधन में रायसुमारी के 22 सीट कैसे तय कर लिया? तो जवाब ये मिला। मैं और कांग्रेस क्या कहता है उनकी बातों पर हम नहीं चलेंगे, हमारा संगठन नहीं चलेगा, वो हमारे मालिक नहीं न है। हम उनको बताते चले हैं कि इन सीटों पर हमारा ये कैंडिडेट है। प्रदेश अध्यक्ष ने जब 22 सीटों का दावा कर दिया तो प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने भी दम भरते हुए कहा कि पार्टी हर जिले में बूथ स्तर पर संगठन का ढांचा तैयार कर रही है। हालांकि आखिरी फैसला लालू यादव ही करेंगे। पूरे झारखंड प्रदेश के प्रत्येक जिलों में बूथों तक हम अपने संगठन के ढांचा को मजबूत करेंगे, सभी विंग के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दल के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम सभी लोग झारखंड प्रदेश में जो हम लोग का आपस में चर्चा हुआ है उस निर्णय को वहां तक पहुंचाएंगे। आरजेडी के इस दावे और तेवर पर कांग्रेस और जेएमएम ने अब तक जुबान नहीं खोली है। कांग्रेस और जेएमएम के कुनबे को पता है कि झारखंड के नेताओं का शोर शराबा हवा हवाई है। लालू यादव को पार्टी की जमीन का पता है और जमीनी सच्चाई का इल्म भी है।
लालू इंडिया गठबंधन के मायने जानते हैं। वो किसी भी कीमत पर गठबंधन की नींव कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन उनके नेताओं की बयानबाजी से सियासत जरूर शुरू हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया है। खैर, चुनाव के मौसम में ऐसे दावे होते रहते हैं, लेकिन आरजेडी के इस दावे पर जेएमएम और कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ एक सवाल यह भी है कि आरजेडी का यह पैंतरा किस मकसद से चला गया, निशाना कहां है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV45। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राज्य की राजनीति तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है और जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव सामने आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए आगे बढ़ती नजर आ रही है। तमाम चीजें जिस तरीके से चल रही हैं उसमें हम चर्चा भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दलों की तरफ से क्या कुछ राय आती है, किस तरीके से सीटों का आकलन किया जाएगा, प्रत्याशियों का चयन कैसे किया जा सकेगा और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि आपसी विवाद को कैसे रोका जा सकेगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। अशोक बड़ाई जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, गौतम उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। हम कोशिश करेंगे कि आरजेडी के भी एक प्रतिनिधि को जोड़ें। अनीता यादव से अगर हमारी बातचीत होती है तो उनसे भी हम जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। आखिर गठबंधन में उनकी राय क्या होगी, क्योंकि अहम भूमिका उनकी भी दिखाई पड़ सकती है इस बार के चुनाव में। सबसे पहले जरा चलते हैं गौतम जी के पास। गौतम जी, जिस तरीके से हम बार बार कहते हैं कि गठबंधन की तमाम कोशिशों के बाद भी अभी कहा जा सकता है कि कई तरह की चीजें चल रही हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन ने कुर्सी संभाल ली है, कहीं ना कहीं विश्वास मत लेने की बात कही जा सकती है और ऐसे मौके पे साफ तौर पे लगता है कि गठबंधन दल के नेताओं के सामने एक बड़ी चुनौती दिखाई पड़ सकती है कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाए, क्योंकि आपकी तरफ से भी कुछ दावे किए गए हैं, आरजेडी की तरफ से भी दावे किए गए हैं और खास करके जेएमएम की बातचीत की जाए तो जेएमएम की तरफ से इस बात के भी संकेत दिखाई पड़ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जेएमएम भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती है। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को, किस तरीके की परिस्थितियां नजर आती है गठबंधन में? तो लगातार कहा जा सकता है कि अभी तैयारी चल रही थी और जिस तरीके से हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि ये सारे सवाल कहीं ना कहीं सामने आते जा रहे हैं और साफ तौर पे लगता है कि अभी की बातचीत की जाए तो जो परिस्थिति है पूरे राज्य की, उसमें लोकसभा के चुनाव के बाद से कई तरह की चीजें सामने आई थी। हम जरा गौतम जी से जानना चाहेंगे, गौतम जी किस तरीके की तैयारी होगी? सीटों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है और जिस तरीके से हम बार बार कहते हैं कि आरजेडी कहीं ना कहीं 22 सीटों का दावा कर सकती है और आपकी पार्टी की तरफ से भी 33 सीटों की बात की जा रही थी। क्या लगता है कि किस तरीके से आगे बढ़ने की तैयारी होगी? देखिए, विधानसभा चुनाव में हम लोग अपनी पुख्ता तैयारी किए हुए हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने 31 सीट पे चुनाव लड़ा था और इस बार 33 सीट हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास दो दूसरे दल से आए हुए नेता हैं जिनका सीट, तो हम लोग 33 सीट पे एश्योर्ड हैं कि हम लोग 33 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट्स और बढ़ भी सकती हैं अभी, हालांकि विधानसभा चुनाव में 3 महीने का समय है, तो हो सकता है कि कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। क्या लगता है कि इस तरह की जो परिस्थिति आएगी, खास करके सीटों के बंटवारे को लेकर जब बातचीत करेंगे हम, 22 सीटों की चर्चा हो रही है आरजेडी की तरफ से, जबकि उनकी एक विधायक है जो सरकार में शामिल है, लेकिन आरजेडी की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। खास करके पलामू के इलाके की बातचीत की जाए, संथाल में देवघर के इलाके की बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका अहम होगी और जब कहा जाएगा कि कुछ सीटों पर जब वे दावे करेंगे तो कैसे निपटेंगे, किस तरीके से बैठकों का दौर शुरू होगा, क्या कुछ रणनीति दिखाई पड़ रही है? ये मेरे लिए सवाल है क्या? जी जी, देखिए, आरजेडी की भूमिका वो 22 सीट पे बोले या 81 सीट पे बोले, ये एक अलग विषय है।
जब हम लोग गठबंधन में जाते हैं तो उसका एक नियम होता है, एक कानून होता है, एक दायरा होता है, और हम उसी हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। गठबंधन के साथी हैं वो जो कहना चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन ये सारा निर्णय कौन लेता है? कार्यकर्ता तो लेते नहीं है। ये तो आला कमान एक पोर्ट्रेट होता है जिसमें सब गठबंधन के बड़े शीर्ष के नेता बैठते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन किस सीट पे मजबूत है, और इंडिया गठबंधन मजबूती से ही चुनाव लड़ेगी, चाहे सीट्स का जो भी बंटवारा हो। जी, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी जरूर करेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम जो अटकलें हैं उस पर विराम भी लग जाएगा। अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, क्या लगता है कि एनडीए की जब बातचीत करते हैं, पिछले चुनाव की भी थोड़ी चर्चा की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बिखरता नजर आया था, आजसू के साथ जब तालमेल नहीं हो पा रहा था, ऐसे मौके पर इस बार पहले से ही एकजुटता दिखाई गई है और खास करके जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में आपने एकजुटता दिखाते हुए एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि अब समय नजदीक है और कई चीजें नए तरीके से देखी जा रही है। खास करके कहा जा रहा है कि जयराम महतो के नाम को लेकर चर्चा है कि उनकी पार्टी भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऐसे में क्या कुछ समीकरण बनता बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है आपकी गठबंधन की बातचीत की जाए तो? देखिए, एनडीए के घटक दलों में प्रमुख दलों में से एक है आजसू, और झारखंड में हम लोग का अलायंस है। हम लोगों ने 2014 नहीं, कई बार हम लोगों ने साथ में चुनाव लड़े हैं। कई ऐसे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी लड़ा है, विधानसभा चुनाव में भी लड़ा है। 2014 के चुनाव में भी हम लोगों ने साथ लड़ा था, परिणाम सकारात्मक आया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने साथ लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में चूंकि वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, एक उनके कार्यकर्ताओं का दबाव था और सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं मानी थी, जिसलिए कहीं ना कहीं वो अलग चुनाव लड़े, हम अलग चुनाव लड़े। उसका परिणाम हम दोनों के फेवर में नहीं आया। तो बाद में हम लोग को पता चला, उनके दल के भी शीर्ष नेताओं को पता चला, हमारे दल के भी शीर्ष नेताओं को पता चला कि हम लोग को साथ लड़ने चाहिए। और आप देखेंगे कि अगर 2019 के विधानसभा चुनाव का अगर हम लोग आंकड़े पे अगर गौर करें तो हम लोगों ने बीजेपी अलग चुनाव लड़ा, आजसू अलग चुनाव लड़ा, जेवीएम अलग चुनाव लड़ा। जेवीएम को भी हम लोग अपना एक अंग ही मानते हैं, क्योंकि पार्टी में विलय हो चुका है। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 56% पूरे मत प्रतिशत एनडीए को मिलता हुआ दिखा था। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग आजसू के साथ में जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं साथ में एनडीए के साथ में, तो जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, यूपीए के लोग जो है, दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। तो इसलिए हम लोग का भी प्रयास है कि लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जिस तरह से 2014 में हम लोग के पास 12 सीटें हमारे पक्ष में परिणाम आया था, 2019 में भी परिणाम आया था, 2014 में भी विधानसभा चुनाव में हम लोग के पक्ष में परिणाम आया था, 2019 के विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ने के कारण हम दोनों के अगेंस्ट में परिणाम आया। तो हम लोग को पता है कि हम लोग साथ में लड़ेंगे। और आजसू ही नहीं, यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी भी है, लोजपा भी है, जदयू का भी अपना एक संगठन है। तो हम लोग एनडीए के जितने भी इंटैक्ट जो हम लोग पार्टी है वो सभी इंटैक्ट है और मजबूती के साथ हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हम लोग के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आप देखेंगे कि 30+1 का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में तैयार हुआ था, ये पहले से भी था। आप 2014 में भी देखेंगे तो 2014 में भी हम लोग का वही था, 2019 में भी वही था, तो 2019 का फॉर्मूला 2024 में भी वही काम आया। तो हम लोग का लड़ाई कहीं ना कहीं आजसू के साथ में कोई सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई नहीं है, वो हम लोग का तय है। और बड़े नेता, सभी शीर्ष के नेता बैठ के सीट शेयरिंग को लेकर तय कर लिए हैं और कार्यकर्ता उसी अनुरूप अपने काम में लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि लगातार जिस तरह से प्रभारी सह प्रभारी का आना जाना लगा हुआ है, शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी आ रहे हैं और लगातार सभी दलों के, जो एनडीए के सभी घटक दल है, सभी के शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि हम लोग में एकरूपता बनी हुई है और हम लोग एक साथ मजबूती के साथ में विधानसभा चुनाव लड़ने की ओर हम लोग बढ़ चले हैं। देखिए अशोक जी, एक बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब हम बार बार चर्चा करते हैं कि आजसू की जब चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं कुर्मी वोटरों को समेटकर आगे बढ़ने की बात कही जाती है और उनके पास कई ऐसे इलाके हैं जहां कुर्मी वोटरों के माध्यम से आपको फायदा मिलता रहा है। जयराम महतो किस तरीके से फैक्टर बन रहे हैं? क्योंकि जयराम महतो से जो बातचीत हो रही थी हमारी, उसमें साफ तौर पे उनका कहना था कि वे तमाम जगहों पे अपने प्रत्याशी उतारने को तैयार हैं और साथ साथ उनकी एक तैयारी है, खास करके कहा जा सकता है कि मैनिफेस्टो को लेकर के जो स्थानीय मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और उस मुद्दे पे जो खरे उतरेंगे उनको टिकट दिया जाएगा और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो अपना वोट बैंक लेकर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से इसको देखते हैं आप लोग, क्योंकि एनडीए कहीं ना कहीं इसको लेकर बातचीत करनी शुरू कर दी है?
देखिए राकेश जी, लोकतंत्र आंकड़े का खेल होता है और लोकतंत्र में सभी पार्टियों को, स्वतंत्र प्रत्याशी को भी जी। चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। तो इसीलिए लोकतंत्र में क्या है कि सभी को अपना पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसमें मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उनका एक अपना संगठन है और जेबी केसेस के माध्यम से उन लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशी उतारा था और उनको लोकतंत्र में आंकड़ा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के पक्ष में विपक्ष में रहता है, तो उनको भी वोट मिलने का काम हुआ था। तो ये विधानसभा चुनाव में भी इन लोग की तैयारियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नीति सिद्धांतों को लेकर राज्य की जनता के बीच में जाएगी और राज्य सरकार के कुकर्मों के खिलाफ में, उनके राज्य सरकार ने जो वादे किए थे, जो घोटाले घपले किए हैं, इन सभी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य की जनता के बीच में जा रही है और विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग राज्य सरकार के कुकर्मों को राज्य की जनता को बताने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष के लोग हैं, अभी देखेंगे लगातार एक सप्ताह मुद्दों पे आएंगे, खास करके मुद्दों पे आएंगे हम ये कि यानी इंडी अलायंस के मुद्दों पे आएंगे, अशोक दो बातचीत प्रमुख करेंगे। दलों जरा समझने की कोशिश करते हैं एक बार गौतम जी से। जी गौतम जी से जरा समझने की कोशिश करते हैं। गौतम जी, जिस तरीके से महागठबंधन की हम बात करते हैं तो कई दल एक साथ दिखाई पड़ते हैं। झारखंड में कहा जाए तो आपकी पार्टी के साथ साथ जेएमएम है, खास करके आरजेडी है, और लेफ्ट पार्टी जिस तरीके से एक बार नई तैयारी के साथ सामने आने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि किस तरीके से जाने की तैयारी होगी? क्या सीटों के तालमेल को लेकर कहीं कुछ अड़चन तो नहीं नजर आएगी? क्योंकि अगर दावे ज्यादा सीटों पर किए जाएंगे तो कैसे समझौता हो पाएगा? किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत की जा सकती है अगर सीटों की बातचीत की जाती है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी मैक्सिमम सीट्स का दावा करे, क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें इसकी खूबसूरती यही होती है कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है, हर एक पार्टी को अधिकार है, हर एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको अपना जमीन तलाश करने का पूरा अधिकार है और ये अधिकार देना भी चाहिए। अब बात यह होती है कि जब आप गठबंधन में आते हैं, जब आप किसी भी दल के साथ अलायंस करते हैं, किसी भी टीम के साथ आप जुड़ते हैं, तो एक खाका तैयार होता है, एक नियम कानून होता है और उस दायरे में रह करके सारा चीज किया जाता है। तो हम लोग बहुत आश्वस्त हैं और हम लोगों ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ा और जो परिणाम गठबंधन को मिला, ये किसी से छुपा नहीं है। जहां हम लोग 2 सीट पे थे, आज हम लोग 5 सीट पे हैं। तो लोकसभा में 14 में 5 सीट लाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरीके से अगर आरजेडी अपने लिए जमीन तलाश रही है, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि उनका संगठन भी मजबूत हो रहा है और हम लोग चाहेंगे कि अगर वो संगठन मजबूत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो है उसके लिए वो मजबूत हो रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि अगर कोई दावा करता है कि हम 22 सीट 25 सीट टूट फूट लड़े हैं, हम लोग तो आप लोग 22 सीटों पर समझौता कैसे करेंगे? सीट पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, मैं समझौता के पे तो मोहर लगा ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई पार्टी, कोई व्यक्ति अगर अपने लिए जमीन तलाश करता है और जमीन बनाता है तो ये कहीं ना कहीं गठबंधन को ही फायदा पहुंचा रहा है वो। और अगर आरजेडी इस चीज पे मेहनत कर रही है तो बहुत अच्छी बात है कि उनका संगठन का विस्तार हो रहा है, पार्टी का विस्तार हो रहा है और वो मजबूती से झारखंड में अपने पार्टी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ही, गठबंधन को ही फायदा पहुंचाएगा। चलिए, तमाम चीजें चलेंगी जिस तरीके से हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ होगा, किस तरीके की तैयारी होगी, लेकिन मुद्दे कई ऐसे होंगे जिसको लेकर बातचीत की जा सकती है। आरजेडी लगातार इस बात के दावे कर रही है कि ज्यादा सीटों पे अब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती है और खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि एनडीए में हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर एनडीए किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि आदिवासी सीटों पर भी बातचीत की जानी है और साथ साथ कुछ मुद्दों को लेकर भी राजनीति तेजी से आगे बढ़ सकती है। जिस तरीके का माहौल है उसमें अशोक जी आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने जरूर दिखाई पड़ सकता है, लेकिन एक सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर आजसू जैसी पार्टी अगर ज्यादा सीटों पे दावे करती है, 19-20 सीटों के दावे करने की बात पिछली बार आई थी, जिसके चलते आप लोगों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी और जिसका खामियाजा भी आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस बार किस तरीके से जाएंगे? क्योंकि अगर 19-20 सीटों की चर्चा होगी या फिर इससे अधिक सीटों की बातचीत की जाएगी तो आप लोग किस रणनीति के तहत बातचीत करने की तैयारी कर सकते हैं? देखिए राकेश जी, सबसे पहले बात ये विषय को समझना पड़ेगा कि गठबंधन का अर्थ क्या होता है।
गठबंधन का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ बड़े नेता आपस में मंच शेयर किए, बड़े बड़े होटल्स में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए। गठबंधन वो नहीं होता। गठबंधन होता है जो कार्यकर्ता, अलग अलग विचार के दल जो है, वो निचले स्तर के कार्यकर्ता का दिल मिलना चाहिए। आप ऊपर में गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे, बूथ पे, गांव पे, पंचायत पे, मोहल्ले पे, टोले पे, आपके विभिन्न अलग अलग दल आपस में वो मेल मिलाप नहीं हो पाते। अभी आप देखेंगे कि अभी के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। आप देखेंगे कि अगर हम जमशेदपुर लोकसभा की बात करें, जमशेदपुर लोकसभा की, तो समीर मोहंती जी वहां पर इंडिया अलायंस के प्रत्याशी थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारागोड़ा के विधायक थे। उन्होंने कांग्रेस के जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया कि पैसा का आरोप लगाया। बाद में वो मुकरे, लेकिन जो ऑन एयर मीडिया के माध्यम से जो हम लोग को जानकारी मिली, पता चला कि उन्होंने साफ आरोप लगाया। उन्होंने बोला कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन नहीं है, कांग्रेस का वहां संगठन है। तो कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष थे वो तो पैसा लिया, काम नहीं किए, तो आरोप समीर मोहंती जी लगाए। तो ऐसे ही कमोवेश आपको चतरा लोकसभा में भी था, के त्रिपाठी जी और वहां सत्यानंद भोक्ता में मेल मिलाप नहीं था। उसी तरह से आप चले जाइए, आप कोडरमा में भी वही स्थिति था, कमोवेश झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के। देखिए, कुल मिला के गठबंधन का अर्थ क्या होता है। बड़े नेता के साथ साथ जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, उनका भी दिल मिलनी चाहिए। झारखंड में जो देखने को मिला है अभी के लोकसभा चुनाव में कि ऊपर में लोग गठबंधन कर लिए, लेकिन अभी जब चुनाव खत्म हुआ उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। तो गठबंधन ऐसा नहीं चलता है। और जहां तक हम लोग का विषय है एनडीए का, तो हम लोग में कोई सीट शेयरिंग को लेकर कोई समस्या नहीं है। 2019 में समस्या आई थी, जिसका परिणाम मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि उसका परिणाम नकारात्मक आया था, पर हम दोनों ने उसका सामना किया है। इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग समझ चुके हैं कि राज्य को अच्छे दिशा में लेकर जाना है, विकास की दिशा में लेकर जाना है, यहां के मान सम्मान स्वाभिमान को लेकर आगे बढ़ना है। तो हम दोनों को अपने अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर, हम दोनों को इंटैक्ट होकर मजबूती के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ 5 सालों के कुकर्म सत्ता पे शीर्ष पे बैठे हुए लोगों को हटाने के लिए हम लोग 7 चुनाव लड़ेंगे और वापस इनको हटाकर हम लोग 2024 से विधानसभा चुनाव में हम लोग सत्ता हासिल करेंगे। क्योंकि राज्य को एक नई दिशा देना है, जो पिछले 5 सालों में ये सरकार देने में असमर्थ रही। तो हम लोग को पता है कि हम लोग निजी स्वार्थ पे हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग झारखंडी हित के लिए बात करते हैं, झारखंड के हित की हम लोग बात करते हैं। तो इसलिए गठबंधन हम लोग के लिए विषय नहीं है। सीट में जो भी आए, भारतीय जनता पार्टी भी वैसे ही लड़ेगी और आजसू भी। हम लोग बूथ स्तर पे, पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे, मोहल्ले टोले स्तर पे हम लोग के कार्यकर्ता मिलकर, इंटैक्ट होकर ये इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प के साथ हम लोग काम करेंगे। चलिए, जरा चीजें चल रही थी जिस तरीके से हमें बार बार कह रहे थे कि आरजेडी की तरफ से हम चर्चा करेंगे और लगातार कोशिश करेंगे कि आरजेडी के भी लोगों से बातचीत हो जाए। हमारे साथ अनीता यादव जी जुड़ रही हैं, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस परिस्थिति में अब आगे की तैयारी हो रही है, सीटों को लेकर क्या कुछ चल रहा है। अनीता जी, सबसे पहले आपको टीवी 45 पे बहुत बहुत स्वागत करते हुए आपसे सीधे सवाल करते हैं कि किस तरीके से सीटों को लेकर तालमेल की तैयारी चल रही है। मुझे जानकारी मिल पाई है कि जिस तरीके से माहौल है उसमें 22 सीटों पर आप लोगों ने दावा ठोकने की तैयारी की है। नहीं, जो भी निर्णय होगा महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का, वो हमारे शीर्ष नेता लेंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। तो इस पे बात करना कि कितने सीटों पे लड़ेंगे, ये हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा कि गौतम जी, मैं उन बातों से सहमत हूँ कि हम लोग हर क्षेत्र में, मतलब पूरे झारखंड में अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। और जो अभी बता रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इनका ऊपर से ही तालमेल नहीं, नीचे भी तालमेल बहुत अच्छा है। तो इनका तो ऊपर का तालमेल ऐसा है कि नायडू जी कहते हैं कि मुसलमानों का कल्याण करो, ये कहते हैं कि मुसलमानों का कल्याण नहीं होना चाहिए, है ना। इनका गठजोड़ी कैसा होता है हमको समझ में नहीं आता है कि वो कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, है ना। वो हिंदू विरोधी बात मुस्लिम विरोधी बात बोलते हैं। इनका गठजोड़ तो ऐसा होता है। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ लोकतंत्र, और हम लोग सभी समाजवादी, हम लोग सब समाजवाद की बात करते हैं, एक सुर में बात करते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग को परेशान होने की जरूरत है। हम लोग सभी का जो उद्देश्य है कि समाज में जो अंतिम पंक्ति पे जो खड़ा है व्यक्ति, उस तक भी पहुंचना ही चाहिए। सुविधाएं, शिक्षा का होना चाहिए व्यवस्था, ऐसे पेपर लीक नहीं होना चाहिए
स्टूडेंट के साथ अभी चलिए जैसी जरा योजना नहीं आनी चाहिए। अनीता जी एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। हम लोग बार बार जब चर्चा करते हैं अनीता जी, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि पलामू का इलाका होता है, चतरा का इलाका होता है और साथ साथ देवघर के आसपास के इलाके में आपकी पुरानी पकड़ बताई जाती है। तो क्या लगता है कि इन सारे इलाकों में आपकी पार्टी के नेता जिस तरीके से काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या वहां पे आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? क्या बातचीत होगी क्या इन सीटों को लेकर के? देवघर तो गठबंधन में हमारा सीट था ही। देवघर था, गुड्डा था, कोडरमा है, बरकट्ठा है, पलामू है, चतरा है, तो ये तो हमारा सीट है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं और वो वहाँ मजबूत है ही। ये हमारे साथी भी, हम जो गठबंधन के साथी हैं वो भी इस बात को जानते हैं, जग जाहिर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए हमारी जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी 5 साल यहाँ बहुत अच्छे से चली, जो कि भाजपा वालों को लगता था कि हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, ये होगा वो होगा। ये तोड़ने की कोशिश की, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, जनता का काम रोकने के लिए इन लोगों ने ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट ने जो फैसला दिया है, माननीय कोर्ट ने, वो सबके सामने है। तो ये जो सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, जनता अच्छी तरह से जान रही है और हमें जनता के पास जाकर झूठ और जुमला करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच्चाई सबके सामने है। हम लोग भी तैयार हैं और जनता भी तैयार है इनका जवाब देने के लिए। चलिए तमाम चीजें चलेंगे अनीता जी, जिस तरीके से हम और बातचीत करेंगे। थोड़ा कहीं न कहीं थोड़ी देर हुई आपसे जुड़ने में, तो कई सवालों को लेकर और भी चर्चा हो पाती, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चुनाव का वक्त है, विधानसभा के चुनाव की तैयारी है। हेमंत सोरेन जिस तरीके से एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, तमाम राजनीतिक दल में हलचल मची हुई है कि आखिर किस तरीके से आगे राज्य की राजनीति जाएगी, चुनाव के वक्त में कौन मुद्दे होंगे। और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि गठबंधन दल के नेता और साथ साथ पार्टियां किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, एनडीए किस तरीके से आगे बढ़ेगा, सारी कुछ कहीं ना कहीं तैयारी के बीच आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन ऐसे मौके पे एक बार फिर ये समझ में आ रहा है कि अभी भी झारखंड जैसे राज्य में कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आगे चलने की जरूरत महसूस की जा रही है। राजनीतिक दल के तमाम लोग अपनी अपनी जमीन को और मजबूत करने में लगे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार उनकी एकजुटता होगी और 56% वोटों के साथ एकजुटता होगी। वहीं कहा जा सकता है कि गठबंधन के दावे हैं कि 81 सीटों पर उनकी तैयारी पहले से की जा रही है और पूरी तैयारी के साथ एक बार पूरी ताकत से फिर से मैदान में दिखाई पड़ सकते हैं। तमाम चीजें चलेंगी। अभी असमंजस का दौर खत्म होगा, सीटों का बंटवारा होगा, मुद्दों पर राजनीति होगी और हो सकता है कि तमाम राजनीतिक दल के लोग जनता के बीच जाकर बातचीत करेंगे। तब पता चल पाएगा कि कौन कितना भारी पड़ता है किस पर। ये सारी चीजें इस बार के चुनाव में देखने को मिल सकती हैं। आप तीनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।